अब भी एक फ़कीर है, उसके दोनों हाथ नहीं है, दोनों पाँव नहीं है, और वो जहनी तौर पे भी डिसेबल है, उसके मुंह से झाग गिर रहा है, मुंह पे फालिज भी हुआ है उसके। वो डेली सुबह वहाँ पहुँचता कैसे साफ़ सुथरे हुलिये में, डेली जाता कैसे? कह 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था मैंने। खरबूजे पे करें हाँ, कहने लगे चांद रात को अगले को पैसे दिए, पहली रमज़ान को आपने बाइकआउट का ऐलान कर दिया, उसने मुझे रात में लाके मेरा पैसा वापस कर दिया। तो मैंने कहा जो एक दिन मैंने बाइकआउट का ऐलान किया पहली रमज़ान को, तो कुछ तो प्रॉफिट हुआ होगा। कह रहे हाँ 70,000 रुपये हुआ एक दिन का। ओह वाह। मैंने कहा मिलना कितना था प्रॉफिट? कह रहा 27 लाख रुपए। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन और हज़रात, मेरे साथ इस वक्त मौजूद है एक बहुत ही पावरफुल वॉइस इस शहर की, इस पूरे मुल्क की, ठीक है, और जिसकी आवाज़ की वजह से एक बहुत बड़ा काम हुआ है। दो बहुत बड़े काम हुए हैं, हो सकता है सिर्फ इसके अलावा भी हुए हैं, लेकिन इस वक्त जो एग्जिस्ट करी ना वो बताता हूँ। बैगर माफिया का बॉयकॉट चल रहा है और चलता रहेगा इंशाल्लाह। इसको तो हम आगे तक लेकर जाएंगे, हमेशा तक लेकर जाएंगे, और इसका एक तरह से सफाया करेंगे। और दूसरा जो है वो फ्रूट माफिया का। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। अस्सलाम वालेकुम ज़फ़र भाई, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, आप बताएं खैरियत से? बेहतरीन, ज़बरदस्त। कब आए पाकिस्तान आप? कहाँ गया था भाई मैं? अभी जो आपकी वीडियो आई थी लंदन में चोर पैसे लेके भाग गए आपसे, वो लंदन पहले, उससे पहले गया था, अभी रिसेंटली भी गया था लंदन, और मैं आ चुका हूँ। यहाँ के चोर प्राउड फील कर रहे थे। किस बात पे? कह रहे हमारी बरादरी वहाँ पर भी है। दानियाल की जेब काट ली। तो किसके आगे रो रहे थे आप वहाँ पे? किधर? वो जो लंदन में रो रहे थे, अपील जो कर रहे थे, आप किससे कर रहे थे? किससे कर रहा था वो? बेसिकली किससे कर, कोई तो अपील नहीं की मैंने देखी थी वीडियो में, आप बता रहे थे इतना बड़ा मेरे, मैं यहाँ से बाहर निकला, मेरा वो लेकर मोबाइल, सिंध गवर्नमेंट से अपील कर रहा था। सही, फिर सही कर रहा था यार ज़फ़र भाई, कहानी ये है कि मुझे जो है ना एक मैसेज आता है इंस्टाग्राम पे, और उसमें लिखा कि दानियाल भाई यार इस बंदे को मुंबई भेजो। ये बहुत बड़ा मसला है हमारे मुंबई का, बैगर्स का। अच्छा हाँ, क्योंकि आप इस तरह से कर रहे हैं, कह रहे हैं, मैं ट्विटर भी दिख रहा होता हूँ पाकिस्तान का, ठीक है, वहाँ तो फुल ऑन बॉयकॉट चल रहा है, फेसबुक पर भी बॉयकॉट चल रहा है, लोग वीडियोस बना रहे हैं, एंड इट्स अ ग्रेट थिंग, मैं कमेंट्स भी पढ़ रहा हूँ। लेकिन यहाँ हमारा बहुत बड़ा मसला है, तो ज़फ़र अब्बास की ज़रूरत है, मैं मुंबई में। तो ये मुझे ज़रा बताएं, बैगर माफिया के पीछे क्या साइंस थी, क्या थ्योरी थी, और आपने किया किस तरह से, और अभी क्या पूरी सूरत हाल है, थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। देखिए, हमने एक छोटी सी वर्किंग की रमज़ानों से हट के। हम एक दोस्त की दुकान पे खड़े थे, हमने उसे बर्गर का ऑर्डर दिया। अब जितनी देर में हमारा बर्गर लग रहा है, जो फ़कीर आ रहा है 10 रुपये दिए जा रहे हैं। मतलब अच्छा 10 रुपये की आज कोई औकात भी नहीं, आपको पता है, टॉफ़ी भी नहीं आती। तो मैंने उससे पूछा कि भाई कितना पैसा दे देते हो? उसने बोला कि हम 60-70 फ़कीर जो भी आते हैं दिन भर 600 रुपये करीब एवरेज देते हैं। तो मैंने कहा 600 रुपये अगर देते हो फ़कीरों को महीने का 18,000 रुपये तुम दे रहे हो, 6.5-7 लाख दुकानें हैं कराची में, चलो अगर 1 लाख दुकान भी, कैलकुलेशन सिर्फ 1 लाख दुकानदार यही 18,000 रुपये दे रहे हैं, तो यार ये तो 32 अरब 40 करोड़ रुपये बन गए। पूरी कैलकुलेशन की मैंने, इसके ऊपर बड़ा सोचा, मैंने कहा या अल्लाह, ये 18,000 मल्टीप्लाई बाय 12 ये फिगर, और इसको अगर 1 लाख दुकानों से निकालते हैं तो 32 अरब तो इन फ़कीरों को दे रहे हैं, जिनको लेकर भी गाड़ियाँ आती हैं, जिनको लेकर भी गाड़ियाँ जाती हैं। फिर जब मैं रोडों पे निकला, मैंने देखा एक बच्चा मुझे मिला आयशा मंजिल पे, उसका हाथ कलाई के पास से कटा हुआ था, और किसी ने हाथ से सिलाई की हुई थी, और खून टपक रहा था, और इतना हाथ और सड़ चुका था, काला हो गया था, ये अब यहाँ से मज़ीद कटना है। मैंने उससे बात की, भाई तुम क्या कमाते हो? तो उसने बोला कि भाई आदमी ने कि मैं कमाता हूँ पर डे 1,000 रुपये भीख मांग के। मैंने कहा ये बच्चा किसका है? क्या मेरा बच्चा है। मैंने कहा ये कितना कमाता है? कह रहा है चूँकि इसका हाथ कटा हुआ है 1,500 पर डे कमाता है, 45,000 महीना। बीवी अलग बैठी हुई थी, इमोशनल टच आ गया ना। हाँ भाई, आपकी गाड़ी में आप हंस रहे हैं, अचानक मुँह इधर करें, कोई अपना हाथ लेके खड़ा और खून बह रहा हो उसके अंदर से, देखा नहीं वो यूँ करके कमीज़ उतार के अपना हाथ बाहर निकाले होते हैं कटा हुआ। गुड ऑब्जर्वेशन, यस। तो मालूम हुआ वो जो फैमिली एक चौरंगी पे आयशा मंजिल पे खड़ी थी, जिसके 3 बच्चे थे, बीवी थी और बाप, सिर्फ वो महीने के 3.5 लाख रुपए कमा रहे हैं वहाँ से। अच्छा, ये पैसा कहाँ जा रहा है? पूरी माफियाज़ हैं। आप खुद सोचें, अगर आप कोरंगी से जब जाते हैं, सफ़र करते हैं, कॉजवे से गुजरते हैं, तो उधर बीच में मुख्तलिफ स्पॉट्स पे ऐसे फ़कीर बैठे होते हैं जिनको देख के आप दहल जाएँ। चूँकि इंडस्ट्रियल जोन में आप दाखिल हो रहे हैं, कराची के सबसे बड़े। अब भी एक फ़कीर है, उसके दोनों हाथ नहीं है, दोनों पाँव नहीं है, और वो जहनी तौर पर भी डिसेबल है, उसके मुँह से झाग गिर रहा है, मुंह पे फालिज भी हुआ है उसके। वो डेली सुबह वहाँ पहुँचता कैसे साफ़ सुथरे हुलिये में, डेली जाता कैसे? पॉइंट, वेरी गुड। ठीक है, कम्यूटिंग क्या है? कोई भी सख्त से सख्त दिल आदमी जब उसके पास से गाड़ी लेके गुजरता है तो उसको 100 रुपये 200 रुपये देता है। तो अगर वो दिन के 20-22 हज़ार रुपये एक पॉइंट से कमा रहा है, तो आप अब अंदाज़ा लगा लो महीना क्या कमा रहा है एक फ़कीर।
वो एक फ़कीर महीने के सुकून से 7 से 8 लाख रुपए कमा रहा है। वो नहीं कमा रहा जो कंपनी उसको लाती है, कंपनी उस जैसे लोगों को मुख्तलिफ स्पॉट्स पे बैठाती है और वापस लेकर आती है। जब आप इसकी कैलकुलेशन साल पे करोगे, क्योंकि रमज़ान के महीने में बढ़ जाती है चैरिटी, जुमेरात के दिन बढ़ जाती है, जुम्मे के दिन बढ़ जाती है, तो ये फिगर आपके सामने निकल के आएगा तकरीबन 85 लाख से 1 करोड़ रुपए एक बंदा कमा रहा है सालाना, एक आदमी। मैंने इस पर पूरी वर्किंग की, मैंने लोगों को बताया कि 32 अरब 40 करोड़ रुपए का अगर हम 20,000 रुपये का राशन बॉक्स अपने किसी जानने वाले को देते हैं जो बेचारा सफ़ेद पोश है, तो कितने ख़ानदान बनते हैं? तो मालूम हुआ 16 लाख कुछ हज़ार बन रहे हैं ख़ानदान, जिनको हम 20-20 हज़ार रुपये का राशन दे सकते हैं। मैंने कहा छोड़ो, एक दफ़ा क्यों दें, अगर हम पूरे साल 12 महीने देते हैं तो कितना आ रहा है? जब उसको 32 अरब 40 करोड़ को डिवाइड किया तो 1,32,000 ख़ानदानों को हम 20,000 रुपये का राशन पूरा साल दे सकते हैं। कि तेरी तनख्वाह 40,000 रुपये, ये 20,000 का राशन सपोर्टिंग आपको दे दिया भाई। अब आप राशन की तरफ से टेंशन फ्री हो जाओ, मकान का बिल, बिजली का बिल, बच्चों की फ़ीसों की परवाह करो। तो मतलब इतना बड़ा नुकसान हम शेयर में कर रहे हैं, और वो भी उन पे कर रहे हैं कि जो हमारे मोहल्लों में रेकी कर रहे हैं, जिनको रोज़ आने की टाइमिंग पता है, इनके घर में शौहर ऑफिस कब जाता है, बीवी घर में कब तनाव होती है, घंटी किस घर की ज़्यादा बजाएंगे तो गुस्से में आके पैसे ही देंगे, नहीं देंगे तो हमने हिलना नहीं है इनके चबूतरे से। बस कैलकुलेशन होती है पूरी। हाँ हाँ सही है। हाँ हाँ, आप मुझे बताओ ना यार कि इनकी ये ज़िंदगी कौन सी जी रहे हैं? मोबाइल इनके पास निकलेगा, आपको हर खबर से बाखबर होते हैं। आप देखिए 25 फ़कीरों ने मुझे नाम लेके गालियाँ बकी हैं, जो लोगों ने मुझे टैग किया वीडियोज़ में। उनको कैसे मालूम ज़फ़र कौन है? क्लियर कह रहा है फ़कीर कि ज़फ़र ने हमारा धंधा बर्बाद कर दिया है, खुदा इसको पूछेगा, खुदा इसको बर्बाद करे, खुदा ये कर। बात ये कि एक सिस्टम है पूरा। वो एक कुछ औरतें मखसूस किस्म का नकाब पहन लेंगी, जिससे हमारे औरतें जो हैं वो थोड़ा कहेंगी नहीं कोई मजहबी खातून लग रही हैं, और सब एक इंग्लिश में भी तो बात करता है आपसे। सब 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 इतनी सारी कैटेगरीज हैं सब बड़े। अभी जब आप सोराब गोड से लियारी एक्सप्रेस वे पे चढ़ेंगे, अभी 4 दिन से देख रहा हूँ कि वहाँ एक 14 साल की बच्ची पूरा पर्दा करके खड़ी है, उस जगह खड़ी है जो इंतहाई मतलब आप बिल्कुल अलासिफ से आके जैसे ही चढ़ेंगे ऊपर सोराब गोड पे, वो जगह अभी जब मैं आपके पास आ रहा हूँ रात 11 बजे भी वो लड़की खड़ी हुई वहाँ पर, उसने पूरा स्कार्फ पहना हुआ है, कोट पहना हुआ है, यूं हाथ करके खड़ी हुई है। मैंने उससे पूछा, दे रही होगी प्रॉब्लम। हाँ मैंने उससे पूछा ना, मैंने उससे बोला कहाँ से आई हो, तो मुझसे कहने लगी कि मैं पंजाब से आई हूँ। मैंने कहा ये यहाँ तुम्हें बेटा किसने छोड़ा है? मैं खुद आई हूँ। किस लिए आई हो? मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। अब ये बात किए हुए 15 दिन हो गए, डेली खड़ी हो रही है वहाँ के, और पीछे मर्दों का एक हुजूम है। ओ भाई हसास मसला है, कोई पूछने वाला क्यों नहीं है? तो बात ये कि ये सारे मसले हैं बहुत हसास, लेकिन हमने इन माफिया के खिलाफ आवाज़ उठाई, और आवाज़ उठाने से कुछ नहीं होता, पाकिस्तानियों ने साथ दिया अल्हम्दुलिल्लाह। वही चौरंगियाँ जो रमज़ान में फ़कीरों से भरी होती थी आज वीरान है। हमारे दरवाज़ों पे जुलूस आते थे फ़कीरों के, आते थे नहीं आते थे, लोगों ने गलियों के अंदर फ़कीरों को पकड़ा है, बोला भाई तेरे दोनों पाँव नहीं है। आज मैं देख रहा हूँ वीडियोस देख रहा हूँ, दोनों टांगे निकल आई। वो चल रहे फकीर लानत देके जा रहा है, यूं कर रहा लानत, अबे किसको लानत दे रहा है? तेरी टांगे आगे दुआ दे। बच्चे का सर फटा हुआ है तो जो वो है ना बैंडेज बनी, बैंडेज हटाए तो कुछ भी नहीं था, बर्नॉल लगा हुआ, बर्नॉल लगा के ऊपर वो ताकि जला हुआ है। इमोशन से खेलते हैं ना। वो औरत खुद बोल रही है उसके साथ, जो पूरे गली में आवाज़ लगा रही थी मेरे शौहर की टांगे नहीं है, नाबीना है, वो औरत अब बोल रही है अच्छा नहीं मारो नहीं मारो, माइंदा हरकत नहीं करेंगे। लेकिन जाते जाते 3 पहियों की साइकिल खींचते हुए लेके जा रहे हैं, दूसरे मोहल्ले में चले जाएंगे। तो बात ये हमारे तो पैसा जा रहा था। फिर जहाँ तक रह गई फलों के बाइकआउट की बात, मैंने पहली रमज़ान को एक जगह अपनी आँखों से देखा, एक फैमिली 2 किनू और 6 केले लेकर आई, जबकि वो फैमिली अफोर्ड कर सकती थी। तो मैंने पूछा कि क्या माजरा? उन्होंने कहा भाई रेट तो देख ले जाके। मैंने कहा तो इसमें क्या होगा? कह रहे बस चाट बना लेंगे, चख लेंगे लोग। मैंने इसको बिल्कुल सीरियस लिया और 2 तारीख को मैं गया वाटर पम्प मार्केट उतर गया। मैंने अपने दोस्तों को बोला जाओ एक फ्रूट चाट का जितना सामान होता है ना, इसमें 5-6 लोग खा लेते हैं घर में, खाली वो फल खरीद लो और बिल बनवा लेना। वो गए ठेले के पास, उन्होंने बोला भाई 1 दर्जन कीनू दे दो, 6-8 सेब ले लिए, 1 दर्जन केला ले लिया, बस कितने का बिल बना? और 2 छोटे छोटे खरबूजे ले लिया, 2650 रुपये का। 2650। मैं गाड़ी से उतरा, मैंने कहा चाचा ये बिल आपने ही बनाया? बोला हाँ। मैंने कहा रेट लिस्ट दिखाना, ये रेट लिस्ट लगा दी उसने फ़ौरन। मैंने कहा इसमें तो लिखा हुआ है कि ये फल 193 रुपये का, आप क्यों दे रहे हैं 450? कहना दे रहे हैं, क्या कर लोगे? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने वहीं खड़े होकर बोला मेरी फैमिली आज से बाइकआउट का ऐलान करती है 3 दिन के। मैं और मेरी फैमिली 5 रमज़ान तक फल नहीं खाएंगे, ताकि हर पाकिस्तानी के दस्तरखान पे फल पहुँचे। ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो रही है, ये जुल्म है, जबर है,
और खुदा का करना देखें क्या हुआ, पाकिस्तानियों ने वो साथ दिया, आज़ाद कश्मीर ने अपने पेज पे लगा दिया, यस, कोहाट ने लगा दिया, मालाकंड ने लगा दिया, लाहौर ने लगा दिया, मुल्तान ने लगा दिया, सबने बोला हम बाइकआउट करने का मुल्क का मसला है। हर आदमी महंगा है ना, पैसे किसके पास है पैसे, महंगाई तो देखो 300 रुपये का 10 किलो आटा आज 1900 का नहीं मिल रहा, यानी 10,000 में जिसमें घर का राशन आता था सिर्फ 4 बोरे आटा आएगा उसमें, तो लोग तो मर गए। अब जब लोगों ने ये साथ दिया, मैं गया 3 दिन बाद 5 रमज़ान को, मैंने कहा हाँ पे कोई फ़र्क पड़ रहा है, तो मुझे तो बोल रहे हैं कि तुम जितने का चाहो ले लो ज़फ़र भाई, हर ठेले वाला। मैंने कहा रेट बता कितने का बेच रहा है, तो उस वक्त वो उनकी टांगें थोड़ी कपा रही थी, लेकिन मैंने कहा ठीक है ये बाज नहीं आ रहे। मैंने उसी वक्त खड़े हुए ऐलान किया मैं 2 दिन का बाइकआउट और कर रहा हूँ 7 रमज़ान तक। बस जैसे ही ऐलान किया है उसी दिन पूरे पाकिस्तान की फलों की मार्केट अपनी सेट हो गई और रात में ही खबरें आना शुरू हो गई, रेट लिस्ट से नीचे बिकना शुरू हो गया, क्योंकि पीछे जो हज़ारों ट्रक आ रहे थे मंडी में और जितने ज़ख़ीरा अंदोज़ बीच में इन्वॉल्व थे, ओह वो हिल गए। इतने में हमारे पास एक कौन से मेमन साहब आए थे मंडी के, उनका नाम भूल रहा हूँ, वो केले के रेट खोलते हैं ना, उनका अपना केले का काम है, अच्छा, गालिबन यूसुफ मेमन नाम था शायद, हमारे पेज पे वीडियो है उनकी। उन्होंने बोला कि यार ज़फ़र मैंने तो केले के रेट ही 3250 रुपये खोला है। तो मैंने कहा 3250 में कितने केले होते हैं, बोले हर पेटी में 40 दर्जन होते हैं। तो मैंने कहा कितने का पड़ा केला, कह लें केला 80 रुपये दर्जन। मैंने सरकारी रेट क्या बोले 193, अच्छा वाला केला। तो मैंने कहा अगर सरकारी रेट पे बेचेंगे तो कितना कमाएंगे, बोला अगर सरकारी रेट पे बेचेंगे तो सिर्फ 4 पेटियां बेचने पर महीने का 6 लाख रुपये प्रॉफिट है। ओके, तो मैंने कहा ये जो 450-500 रुपये दर्जन बेच रहे हैं, बोले तो ये कमाना चाह रहे हैं 25 से 30 लाख रुपये। तो मैंने कोई पूछने वाला है, कोई इनसे जवाब तलब करने वाला है, कह रहे लेकिन तुमने जो किया ना ज़फ़र, जितने स्टॉकिस्ट केलों के चूना लगा के बैठे हुए, चूना लगाया जाता है उसके ऊपर पकने के लिए जो भी प्रोसेस, कह रहे वो सब चकराए हुए इस वक्त। पीछे खरबूजा जिन्होंने स्टॉक किया हुआ है वो कह रहे हैं कि यार 400 नहीं, जो उसका असल रेट है उससे भी आधे में बेचो। और फिर वही हुआ, क्योंकि देखो सच ये है कि मरेंगे नहीं अगर हम फ्रूट नहीं खाएंगे तो कुछ दिन ना। नहीं जीत गए ना, आपको ज़िंदगी मिल गई। हर गरीब पे गरीब आदमी पकौड़े बना सकता है घर में। 45 रुपये का 35 रुपये का समोसा, यानी आप अगर घर में 10-12 लोग हैं, आप अफ्तार में समोसे लाओगे तो ये पैसे कहाँ से आएंगे 450 रुपये। पकोड़ा कहाँ से खाओगे भाई, 650 रुपये लीटर तेल। अबे मर गए लोग भाई। 135 रुपये लीटर तेल था कोविड के टाइम पे, मैं खरीदता था लाखों लीटर जो कोविड में राशन बांट रहा था। मुझे तो रेट याद है ना इसका। अब 2 साल के अंदर 650 रुपये लीटर, कौन पकोड़ा खाएगा। गए वो सारे शौक के, मिर्चें फ्राई कर लो, आलू काट लो, आलू की कतलियाँ, पकोड़े ख़त्म। अब वो क्या करता है, खरबूजा लाता था लोग 40 रुपये किलो, उसकी फांकें बना दी, छिलके उतार लिए, थोड़ी देर फ्रिज में रख दिया। खजूर, खरबूजा, या अगर केला है बेटा ये अफ्तार है। अब जब आप खरबूजा ही 300-400 रुपये किलो कर दोगे, कौन खरीदेगा। सही बात है। पूरे पाकिस्तान ने साथ दिया। वही खरबूजा जो 400 पे था, मैं मंडी में गया 7 रमज़ान को, 10 ठेलों में गया। मैंने कहा खरबूजे का रेट क्या है, बोला 128 रुपये सरकारी रेट है भाई। मैंने कहा बड़ी बात है, सरकार ने भी कम कर दिया। मैंने कहा आप कितने रुपये किलो बेच रहे हो, कह लेंगे 100, लेकिन अगर 5 किलो लोगे तो 80 रुपये। जिससे 80 खरीदा तो बराबर ठेले वाला आवाज़ मार रहा है 70 में आ जा भाई, 70 में आ जा। यानी सरकारी रेट से भी 40-50 रुपये कम पे तो खरबूजा बिक रहा है, और केला भी सरकारी रेट से। आपको लगता है पावर है सोशल मीडिया की? आवाम का भरोसा है, सोशल मीडिया की पावर है। और सीधी सी बात है कि अगर आवाम साथ नहीं देती, मेरी क्या औकात थी। वो देखे ना, बोल न्यूज़ वाला गया सदर में वीडियो बनाने, छुरियाँ नहीं मारी, वो तो उसकी यहाँ घुसी छुरी, अगर यहाँ लग जाती बचता। माफियाज बहुत मजबूत हैं। अब खुदा का करना देखें, एक बच्चा आया हमारे पास, लड़का, उसने कहा यार आपकी वजह से मेरा बड़ा नुकसान हो गया। मैंने क्या हुआ, कहने लगा मैंने खरबूजे के ऊपर पैसा इन्वेस्ट किया था। इन्वेस्ट क्रिप्टो में किया? देखा था आपने वीडियो देखी? नहीं। मैंने क्या इन्वेस्ट किया था, कहने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था। मैंने खरबूजे पे, करें हाँ। कहने लगे चांद रात को अगले को पैसे दिए, पहली रमज़ान को आपने बाइकआउट का ऐलान कर दिया, उसने मुझे रात में लाके मेरा पैसा वापस कर दिया। तो मैंने कहा जो एक दिन मैंने बाइकआउट का ऐलान किया पहली रमज़ान को, तो कुछ तो प्रॉफिट हुआ होगा। कह रहे हाँ 70,000 रुपये हुआ एक दिन का। ओह वाह। मैंने कहा मिलना कितना था प्रॉफिट, कह रहा 27 लाख रुपये एक महीने में। कितने पैसे लगा के? 10 लाख रुपये लगा के। टोटल कितने वापस मिलने थे? 27 लाख। 37 लाख। 37 लाख रुपये 10 तो लगाए, 27 लाख प्रॉफिट। मैंने कहा यार तू ये बात वीडियो में बोलेगा, कह रहे हाँ। मैंने वीडियो बना दी, 10-12 हज़ार शेयर है। उसने पूरा प्रोसेस बताया कि ऐसे स्टॉक किया जाता है खरबूजा, ऐसे केला, ऐसे स्टॉक किया जाता है, ऐसे इन्वेस्टर्स कूदते हैं। वो मेरे ख्याल में वो कह रहा है कि मैं वो 70,000 भी जो है वो कल परसों फ़ोन आया था, कह रहा मैं किसी फ़कीर को दे दूंगा। मुझे बोला आप ले लें डोनेशन, मैंने कहा नहीं मैं वाला पैसा लूँगा ही नहीं डोनेशन, जो मुझे खुद पता है कि सही नहीं है ना। कितने महरूम होंगे लोग जिन्होंने उस दिन फल नहीं खाया होगा।
कितनों की आस टूटी होगी, कितने बाप शर्मिंदा होगी, घरों में आए होंगे खाली हाथ लिए। ऐसा ही है। हैं, मैं उन बच्चों की जिन तबाही बर्बादी, उनकी टूटी हुई आस का पैसा मैं क्या करूँगा लेकर डोनेशन पे, जा दे दे किसी को, मैं नहीं लूँगा। मसला ये है कि आप कर रहे हैं काम, अच्छी नीयत के साथ कर रहे हैं, बेहतरीन है, लेकिन ये है कि दूसरी तरफ आप दुकानें बंद कर रहे हैं। जैसे आपने बेकर माफिया की पूरी दुकान, पूरी कंपनी, आपने कंपनी का नाम लिया और ये वर्ड इस्तेमाल किया कंपनी का, एंड दैट्स एक्चुअली ट्रू। पूरा सिस्टम है, पूरी कंपनी है, पूरी इंडस्ट्री चल रही है, और दूसरी तरफ ये जो फ्रूट माफिया है, पूरी इंडस्ट्री चल रही है बहुत बड़ी। अब जब आप दुकानें बंद करते हैं तो हर चीज़ की कॉस्ट होती है ज़फ़र भाई। आप जब नुकसान पहुंचा रहे हैं तो मुझे बताएं कि उसका हाउ डू यू थिंक कि असल क्या। में हर माफिया के पीछे इतने पावरफुल लोग हैं और इतने बड़े बड़े ओहदों पे और सिस्टम वाले लोग हैं कि वो ये हार एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो नहीं होता जैसे आप लोग नौजवान लोग प्लानिंग करते हैं लड़के कि भाई हम इन्वेस्ट करेंगे इस ईद पे, वो चूड़ियाँ उठा लो, कपड़े उठा लो, ये कर लो, इस बाज़ार में ये स्टॉल लगा दो, तो वे मतलब 50,000 रुपये थे, वो लगाए तो 30,000 रुपये कमा लिए, तो खुश हैं यार, 30,000 रुपये कमा लिए यार, ये तेरा 10,000, ये तेरा, ये तूने इन्वेस्ट किया था 17,000, ये तूने 17,000, ये तूने। इसी तरह ये जो माफियाज हैं ये तो अपनी हार अरबों में accept खेल नहीं रहे हैं करेंगे। तो। और क्या, अरबों रुपए में खेल रहे हैं, इनके लिए क्या मसला है। तो ये किसी को बोलेंगे भाई 5 लाख रुपए ले, जफ़र को तो ऊपर पहुंचा, अगला सीज़न बर्बाद ना करें। और यहाँ तो आपको पता है ज़िंदगी की वैल्यू क्या है, कोई वैल्यू नहीं है। वो माफियाज को पीछे लगा देते हैं, झूठे मैसेज चलाओ, कैंपेनें चलाओ, इसका इमेज ऐसा छोड़ना नहीं कि अगले साल ही तुम्हारे लिए कुछ बोले तो लोग इसकी बात सुने। ऐसा ही है। ऐसा ऐसा गेम है, ऐसी ऐसी झूठी कैंपेनें ऐसे ऐसे साफ़ सुथरे लोगों के हाथ से चलवाते हैं कि आपकी सोच है। साफ सुथरे लोगों के हाथ से हम हंस रहे होते हैं, हम यकीन करें हंस रहे होते हैं। हम कहते हैं वो पिछली बार हम नुमाइश औरंगी में एक सहाफ़ी बन के आए, एक साहब गालबन तलहा अनवर नाम था, क्या नाम था मुझे याद नहीं। एक खातून की वीडियो उन्होंने बनाई, वो खातून बता रही हैं देखें हम अफ्तारी करने आए हैं यहाँ पर, और यहाँ पर अफ्तारी ख़त्म हो गई, जेडीसी की यही असलियत है, और यूँ वो सब उन्होंने बोला। वो वीडियो खूब चल रही है, हमने कहा कोई बात नहीं। हमने चूँकि वहाँ पर 40,000 आदमी सैरी करने आता है, 100 कैमरे लगे, हमने रिकॉर्डिंग निकाली, देखा भाई तो पूरा स्क्रिप्टेड गेम हुआ है। सब आए वहाँ खड़े हुए, प्लांटेड सारा काम हुआ, और जहाँ ये सारा गेम हो रहा है जिस अफ्तार पे, वो जेडीसी का अफ्तार भी नहीं है, वो हारून मेमन साहब हैं, वो अफ्तार कराते हैं। हमारा अफ्तार उससे पीछे होता है क्योंकि वो पिछले कोई 40 सालों से वहाँ करा रहे हैं, तो हम फिर उस जगह पे नहीं, वो ही कराते हैं। हमारा पीछे की तरफ होता है। अच्छा, हम अफ्तार में बिरयानी खिलाते ही नहीं है, हमारा अफ्तार में होता था तंदूर लगे हुए थे, रोटी और सालन होता था, और हम अफ्तारी के टाइम पे देते थे पकोड़े, समोसे, जलेबी। ये जेडीसी का जब भी पेज खोल लें, जितने सालों का 13 सालों का, कढ़ाइयाँ अलग अलग लगी होती हैं, ये सब चीज़ें बन रही होती हैं। फिर हमने उन साफ़ी साहब को फ़ोन किया, पता नहीं थे नहीं थे, बुला लिया। मैंने कहा हम आपके ऊपर केस भी करेंगे, आपने मेरी रेपुटेशन दाव पे लगाई है। सब चीज़ें उनको बताई। उन्होंने एक सोशल वर्कर का नाम लिया, उन्होंने कहा मुझे तो इन्होंने भेजा था। एंटी मतलब आप मैं दंग रह गया। नहीं, कंपेटिटर नहीं है जिनका उन्होंने नाम लिया, हाँ वो खुद साख्ता हैं, मतलब वो मॉर्निंग शोज़ वगैरह में आपको नज़र आएंगे इधर उधर, मतलब बड़े अलग गेम है। आई नो, मैं समझ किसी बात कर रहे हैं आप। तो मैंने बोला देखो यार कैसी कैसी शरारत है। अब जो उसकी माफ़ी वाली वीडियो थी वो शेयर हुई सिर्फ हमारे पेज से 200-300, और जिस वीडियो में उसने शरारत की वो जिन जिन पेजों पे लगी थी हज़ारों में शेयर थी। बात ये है अगर आप पॉजिटिव काम करेंगे तो जो नेगेटिव कुव्वतें हैं ये आपका जीना हराम, और जिस दिन आप मार दिए जाएंगे उस दिन यही नेगेटिव कुव्वतें रो भी रही होंगी कि यार ऐसा काम करने वाला बंदा हमें मिला था। आज देख नहीं रहा पूरा रमज़ान ट्रांसमिशन है, सब आमिर लियाकत तो कैसा रो रहे हैं। मैं ही बोलने वाला था। हाँ, ये देख रहा हूँ मैं, ये बेसिकली तकरीबन सबके साथ ही होता है कि जैसे ही इंतकाल होता है तो हम इतना ज़्यादा याद करते हैं उस इंसान को कि बस पागल हो जाते हैं कि इसके अलावा कोई और था ही नहीं शायद ना। ज़िंदगी में क्यों नहीं कर रहे हो भाई, मरने के बाद तुम उनकी चीज़ें निकालो, रो भी रहे हैं, सब कुछ ना तारीफ़ करते हैं ज़िंदगी में आपके लोग ना। क्यों मुर्दा परस्त होते जा रहे हो, मुर्दा परस्त। जिंदों को क्यों नहीं चलने दे रहे हो। मैयत को कंधा देने के लिए तो पूरा ज़माना आ रहा है। जब वो अपनी 2 टांगों में चल रहा तो हर बंदा टांग अड़ा रहा था, गिर जाओ गिर जाओ गिर जाओ गिर जाओ, फिर हंस रहे हैं, खींच रहे थे, हंस रहे हैं। अच्छा सिर्फ चलो टांग खींच लो ना। ना। नॉट ओनली आमिर लियाकत, इट्स अबाउट एवरीवन, ठीक है। ये सबके साथ होता है। और मैंने अक्सर अभी रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी, मैंने बोला था ये कि कॉम्प्लीमेंट नहीं देते, तारीफ़ नहीं करते, ज़िंदगी में उस इंसान की तारीफ़ नहीं करते। और हम अपने इर्द गिर्द भी देखते हैं ना, हम अपने रिश्तेदारों में देखते हैं, दोस्तों में देखते हैं, अगर वो इंसान हमारी दुनिया से चला जाए हम पागल हो जाते हैं वो सुन देख कर, और फिर उसकी अच्छाइयाँ याद हो रही होती हैं। और जब वो ज़िंदा होता है तो एटलीस्ट उसकी अच्छाइयाँ याद करके उसके मुंह पर भी बोल दी जाए ना, तो कितना अच्छा काम हो जाए। अगर जफ़र अब्बास के सामने एक आपका जो दोस्त है वो आपके सामने आकर आपकी अच्छाई बयान करेगा, तो वो जो खूबसूरती होती है ना, वो जो फीलिंग होती है, वो हम सब समझ सकते हैं। यार जफ़र अब्बास अकेला थोड़ी है, उसके साथ जो लड़कों की एक टीम पूरी लगी हुई है, 24 घंटे जाग रही है, जफ़र अब्बास के साथ गाड़ी में घूम रही। जफ़र अब्बास की गाड़ी पे अगर फायरिंग होगी जफ़र अब्बास अकेला मरेगा? सही बात है।
जफ़र अब्बास की 4 एम्बुलेंसों पे फायरिंग हुई है 2012 और 13 में, चारों ड्राइवर मरे, 2 एजुकेशन हेड मरे। हम चीखते आ रहे हैं उस वक्त से, कब ये मजहबी इंतहा पसंदी, लिसानी इंतहा पसंदी ख़त्म होगी भाई? कोई सुनता ही नहीं हमारी बात। अभी जितने काम हो रहे हैं, गली गली फ्री डायलिसिस सेंटर खोल दिए, क्या लियारी, क्या सरजानी, क्या नाजमाबाद, क्या नई कराची, क्या समनाबाद, क्या गुलबर्ग, क्या मलिर, एक एक सेंटर का खर्चा 40-40 लाख है, डॉलर बढ़ने की वजह से 80-80 लाख रुपए महीने का खर्चा हो गया। फ्री लैब लग रही है, अरबों रुपए की मशीनें। लैब में क्या क्या हो रहा है? सारे खून के टेस्ट होंगे, सारे खून के टेस्ट तमाम जो आप लाखों रुपए के कराते हो ना, और चंदा मांग के, भीख मांग के लोग जमा करते हैं, सब फ्री। अब मुझे बताओ, ये सारे प्रोजेक्ट, सारी एनजीओज किस दिनों में लोगों को बताती हैं? रमज़ान में। कौन सी रमज़ान से? फर्स्ट रमज़ान से। मैं क्या कर रहा था फर्स्ट रमज़ान को? फ्रूट बॉयकॉट और बेगर माफिया का बॉयकॉट। तो ये प्रोजेक्ट कैसे चलेंगे? मुझे नहीं पता। हम खुदा के भरोसे चल रहे हैं, हम लोगों के लिए खड़े होते हैं, हमारे पीछे ऐसे ऐसे गेम चलाए जाते हैं। मतलब गेम का लेवल देखो, अब समझो। एक साहब पूछ रहे हैं एक साहब से कि आप ये बताएं क़िबला, कि जो शख्स अल्लाह को नहीं मानता, जो शख्स कुरान को नहीं मानता, जो शख्स रसूल को नहीं मानता, जो शख्स अहले बैत को नहीं मानता, जो शख्स सहाबा को नहीं मानता, क्या उस शख्स को या उस इदारे को ज़कात देनी चाहिए? तो आप उनसे क्यों पूछ रहे हो, मुझसे पूछो। मैं बोलूँगा नहीं देनी चाहिए। ऐसे ही है। आपसे भी कोई पूछे तो आप क्या बोलोगे? नहीं देनी चाहिए, ऑफ कोर्स। तो अब उसके नीचे खुद ही से क्या लिख रहे हैं? नहीं देनी चाहिए। इसका मतलब जेडीसी को नहीं देनी चाहिए। अबे भाई क्या हो गया? कैसे कैसे भाई? हम तो सैयद हैं, हम मुसलमान हैं, कलमा हमसे सुन लो, सिपारे हमसे सुन लो, हम हर चीज़ का अदब करते हैं, एहतराम करते हैं, हम कुरान को मानते हैं, हम नमाज को मानते हैं, नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, ज़कात देते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन कमाल देखिए हुआ कैसे ये? और उसके बाद चलाएंगे इसको कि खुद ही से अपने दिमाग से लिख दिए चीज। अच्छा तो फिर इनको क्यों? लॉजिक फेल हो गई है ना? नहीं बताओ ना। और बात ये है, बात सिंपल सी है। क्या 2010, 11, 12, 13 में जो जबान और मसलक के नाम पे कत्ले आम इस शहर में हुआ है, कम था? बहुत था। खुदा खुदा करके खत्म हुआ है। यार आप सोचो यार, एपीएस स्कूल में बच्चे ज़िबा हो रहे हैं। स्कूल के बच्चे, आप शादीशुदा हो? यस। बच्चे हैं? अभी तक तो नहीं है। आपके अंदर वो फीलिंग ही नहीं आ सकती। मैं शादीशुदा हूँ, मेरे बच्चे हैं, मेरा बच्चा स्कूल का यूनिफॉर्म पहन के स्कूल जा रहा हो और कोई मुझे बता दे जा तो रहा है लेकिन ये ज़िबा होगा आज, लेकिन और तुझे जफर भेजना है इस बच्चे को, हर हाल में तू रोक नहीं सकता, तो मैं उससे बोलूंगा रुक जाओ भाई, मेरी गर्दन लो, पहले मुझे ज़िबा कर दो। मैं नहीं सह सकता भाई, मैं क्यों झूठ बोलूं? मेरे फूल जैसे बच्चे आप ज़िबा कर देंगे? तो ये सब चीजों से अब जान छूटी, धमाके, खुद का शमले। अरे नहीं फसाद यार, कोई भी लिसानी तासुब भी कम नहीं हुआ, बहुत ज्यादा जबान की बुनियाद पे कम मारे गए लोग। ओह माय गॉड, पठान, महाजन, अब जाके सिंधी, यार आप बलोच, देखिए यार, आशूर का ब्लास्ट आपके सामने, 12 रबीउल अव्वल का नश्तर पार्क का ब्लास्ट आपके सामने, हैदरी मस्जिद का ब्लास्ट आपके सामने, पेशावर चर्च ब्लास्ट आपके। ये छोटे ब्लास्ट नहीं होते। आप फील तो करो कि आपकी गोद में आपकी 2 महीने की बच्ची है, आपकी बीवी खड़ी हुई है, आपके 2 बच्चे ये रहे, एक बच्चा वो रहा, और सिर्फ सू करके एक आवाज आएगी, साए करके आपको धमाके की आवाज देंगी। उसके बाद जब धुआं हटेगा तो आपके रिश्तेदार शिनाख्त कर रहे होंगे कि हाँ दानियाल भाई की बेल्ट यही वाली थी, चूंकि बॉडी पूरी जली हुई है, शिनाख्त बेल्ट यही थी दानियाल भाई की। जो बच्ची आपकी गोद में थी, किसी दीवार के किसी कोने में पेस्ट हुई हुई होगी, पेस्ट, प्रेशर इतना होता है चिपक गई होगी। ये मनाजिर नहीं देखे होते आंख से तो आपको नहीं बताता, लेकिन इंतहा है यार। कब तक लोगों को इन सब चीज़ों में लगा के रखा जाएगा भाई? कब हम पूरी दुनिया में, मैं तो सीधी सीधी बात करता हूँ, दुबई चलो, किसी एक इंतहाई गरीब बस्ती जो होगी ना वहाँ की, जहाँ सारे लोग रहते हैं कमरों में, मजदूर वहाँ चलते हैं एक नाई की दुकान पे। अगर उस नाई की दुकान पे ज़मीन से लेकर छत तक उसने अपने मुल्क का झंडा ना लगाया हो तो बोलना, ऐसा ही है। अपने प्रिंस की तस्वीरें ना लगाई हो तो बोलना। कहीं चल दो, कहीं भी चल दो, पूछो कौन हो, वो एक ही नाम लेगा कि भाई हम फला हैं, इस मुल्क के रहने वाले। बस कभी नहीं बोलेगा कि हम फलाने हैं, हमारी ज़ात ये है, ज़बान ये है, सूबा ये है, शहर। मैं तुर्की गया अभी ज़लज़ले में काम करने, सबसे पहले हम पहुँचे वहाँ पे, जब गाजी तब तक चले गए, कौन हो? हम तुर्की के रहने वाले।
जफर भाई डिफरेंस है बेसिकली, वो टर्की हैं, वो टर्किश हैं। पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है कि अगर आपके यहाँ डिफरेंसेस हैं, जैसे इंडिया के अंदर भी डिफरेंसेस हैं, इंडिया के अंदर भी मुख्तलिफ ज़बानें बोली जाती हैं, मुख्तलिफ एथनिसिटीज़ हैं, मुख्तलिफ ज़ातें हैं, ठीक है, और ये अच्छी बात है, ये बड़ी खूबसूरती है। हमें अपनी जितने भी, अगर आप पठान हैं, मुहाजिर हैं, सिंधी है, अगर आप शिया हैं, बरेलवी हैं, देवबंदी हैं, जो भी आपका फ़िरका है वो एग्जिस्ट करता है, इट इज़ ब्यूटिफुल, ठीक है। और सामने वाला दूसरी तरह सोचता है, दूसरा फिरका है, दूसरी ज़बान है, वो मेरा भाई है, और हम सब पाकिस्तानी। तो अच्छे रंग है ना, रंग है ना। दिस इज हाउ अमेरिका भी इसी तरह चलता है। अमेरिका मुख्तलिफ किस्म की ये अच्छा है ना, मैं तो खुद कह रहा हूँ, इसको डाइवर्सिटी कहते हैं। ये अच्छी चीज़ है, अच्छी चीज़ है। लेकिन हम सब पाकिस्तानी कब बनेंगे? चलो मैं कहता हूँ हम सब पहले ये हैं, फिर ये है, फिर ये। अरे 10वें नंबर पे तो पाकिस्तानी हैं। पहले पाकिस्तानी है, फिर ये तो वो कब हैं? पहले पाकिस्तानी। तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि मैं जिस मुल्क में जा रहा हूँ वो पहले अपने मुल्क वाले हैं। वो कहते हैं हमें प्राउड है, हम ये, हमें कोई मना नहीं करता इबादत के लिए, हम जैसे चाहें करें। तो हमारे यहाँ भी यही है भाई, सबको इजाज़त है भाई, कौन किसको रोक रहा है। लेकिन यार नफरत का बयानिया कब ख़त्म होगा यार? बहुत बड़ा मुझे बताओ ना आप दानियाल भाई, जो लड़के मारे गए ज़बान के नाम पे और मसलक के नाम पे 2010 में, डेली मरते थे ना 12-14 कराची में, आज 13 साल बाद उनकी बेवाओं को कौन पूछ रहा है? क्या रियासत उनकी बेवाओं को पैसे भेजेगी अभी कि ये ईद आ रही है, हर बच्चा अपने बाप की उंगली पकड़ के नमाज पढ़ने जाएगा? तुम्हारा शौहर तो मारा गया, ये बच्चा उस वक्त 2 महीने का था, आज ये बच्चा 14 साल का है, ये इसके कुर्ते के पैसे ले लो 300 रुपए। वेरी सैड। नहीं, हल बताओ भाई। कब्रिस्तान के कब्रिस्तान भरे में, जिस कब्रिस्तान में जाओ हर चौथी कब्र पे तस्वीर लगी हुई। अच्छा भाई, तस्वीर की कब्रों में लगी होती है? ये जो बेचारे शहीद हो गए, अरे किसने मारा? नहीं, आज तक नहीं मालूम। क्यों मारा गया? नहीं मालूम। अरे भाई आपका तो बहनों ही था, क्यों मारा गया? हमें क्या मालूम? हमने तो देखा था आईटी इंजीनियर है, पोजीशन ले रहा था, एनईडी की में पहली पोजीशन थी, हमने अपनी बहन की शादी कर दी थी। हमें थोड़ी मालूम था ये जा रहा होगा एयरपोर्ट, इसकी फला मुल्क में वो पोस्टिंग हुई थी, रास्ते में कोई इसको मार के चला जाएगा। क्यों मारा? भाई उसकी जबान पसंद नहीं थी, अरे, या उसका मसलक पसंद नहीं था। बस आपको अगर उसकी जबान पसंद नहीं थी या उसकी कोई चीज पसंद है, आप मार दोगे। तो कितने लोग मरे पता है? दर्जन जाते थे डेली। 2010, 11, 12, 13 वो ब्लास्ट भी अगर हो रहा है तो 2 बिल्डिंगें उड़ रही हैं साने अब्बास टाउन। मुझे याद है वो कौन सी बिल्डिंग थी पुलिस वालों की, उसका ब्लास्ट देख लें, पिशावर चर्च ब्लास्ट देख लें। अरे मतलब लेवल इतना कुछ होने के बाद भी ये तो कलेक्टिव किलिंग है। एक टारगेट किलिंग भी होती थी ना, कि दिन का एक एक बंदा पकड़ के किसी डॉक्टर को, किसी इंजीनियर को, वो तो आप और पीछे चले गए। एंड देन फिर दोनों तरफ के उलमाओं को भी जानबूझ के टारगेट। किसी भी मसलक का आलिम दीन हो, जय्यत, देखें कितनी बड़ी चीज होती है कि इतना पढ़ने लिखने के बाद एक आलिम एक मसनद एक बड़ी जगह पहुंचता है। ऐसे कैसे कोई दहशतगर्द आके किसी भी आलिम दीन को मार के चला जाएगा? भाई मुफ्ती नईम साहब आए थे हमारे यहाँ दस्तरखान पे, उन्होंने बोला कि यार जफर, ये जो आइडिया तुम लोगों ने किया है बेटा, इससे तो नफरतें खत्म हो रही हैं, बहुत अच्छा है, ऐसे दस्तरखान पाकिस्तान भर में लगा दो। मेरे पेज पे वीडियो लगी हुई है। तो यार देखो ना, इतने बड़े आलिम आके बातें कर रहे हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी मिलाद मुस्तफ़ा, कराची की जो सबसे बड़ी मिलाद मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस होती है शब 12 रबी अव्वल, कौन कराता है? जिसके अंदर स्टेज के ऊपर तमाम मसालिक के जय्यद उलमा, पाकिस्तान के सारे बड़े से बड़े नातखां, तमाम मज़ाहिब के पेशवा भी होते हैं, जेडीसी कराती है। अभी इस साल कारी वहीद ज़फ़र कासमी साहब आए थे, जिन्होंने नात पढ़ी है ना, फासिलों को तकल्लुफ़ है हमसे अगर, तो वो बहुत बुज़ुर्ग हो गए हैं, तो उनको शायद 15 मिनट 20 मिनट बैठना था। जब मैं बोलूँ सर आप बताएं क़िबला, वो कहे मैं बैठूँगा, मैंने ये मनाजिर ही नहीं देखे अपनी लाइफ में। 2 घंटे बाद उन्होंने पढ़ा है। जब उन्होंने पढ़ा तो अवाम हज़ारों लाखों का मजमा होता है। आई थिंक ही इज़ द बेस्ट। ये तो हमारा बचपन है, कारी वहीद ज़फ़र कासमी तो हमारा बचपन है। क्या हमारी ज़िंदगी की किस तरह से हम तो दुआ करते हैं अल्लाह ताला इन लोगों को सेहत दे, ज़िंदगी दे। इनका भी गलत मैसेज चल गया था इनके खिलाफ, वो झूठा, इतना अफसोस हो रहा था कि लोग कैसे कैसे तस्दीक नहीं करते, और किसी और का इंतकाल हुआ था इनके नाम से चला दिया लोगों ने। तो फ़ौरन दुआ करते हैं अल्लाह ताला इन लोगों को सेहत दे। लेकिन मेरे ख्याल में नफ़रत का बयानिया, तभी तो हम देखें ना, हमारे आप कोई भी प्रोजेक्ट देख लें जेडीसी का, जो डायलिसिस सेंटर खुल रहा है, कोई भी मरीज सिर्फ आगे इतना बोलता है कि मेरे गुर्दे फेल हो गए, आप ये टेस्ट करा लें कि अगर आपको कहीं हेपेटाइटिस बी, सी, एड्स तो नहीं है। अगर आपको हेपेटाइटिस बी और सी है तो उसकी अलग मशीन लगाई हुई हमने मलिर वाले सेंटर में उसकी भी मशीनें लगा दी हैं, हेपेटाइटिस बी वालों के अलग, सी वालों के अलग। अब 25-30 हज़ार या 15 हज़ार कौन एक डायलिसिस के दे सकता है? महीने के 1,80,000 या महीने के 3 लाख फ्री। और कौन सा डायलिसिस? सबसे महंगी मशीन पे। कोई डायलाइजर रीयूज़ नहीं होगा 10 बार,
जो किट यूज़ होगी कूड़े के डब्बे में जाएगी। अब जब तक आप कब्र में नहीं जाएंगे, क्योंकि आपका ट्रांसप्लांट तो नहीं हो सकता, तभी तो आप डायलिसिस में आए, तब तक आप जिंदगी भर 10, 15, 20 साल आइए, मुफ्त में डायलिसिस कराते रहिए, हफ्ते में 3 बार। इससे ज़्यादा और क्या करें? लैब बना दी, अरबों रुपए की मशीन उतार दी, अरबों रुपए की। कौन दे सकता है इन माफियाज को पैसे भाई? ये माफिया क्यों वर्ड भाई आपने हो यूज सकता किया? है कुछ लैब हों जो क्योंकि एग्जिस्ट तो करते होंगे, आपको थोड़ी बहुत नॉलेज भी होगी, थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि होता क्या है। सीधी चीज़ ये होती है, जहाँ अच्छी लैब है वहीं माफियाज में है, जहाँ अच्छे डॉक्टर हैं वहाँ माफियाज में है। हो सकता है बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हों जो लैब वाले जो पैसे भेजती हो कि भाई आपने हमारे पे इतने मरीज भेजे थे, ये आपका कमीशन बनता है, बोलते हैं हम नहीं लेते भाई, वापस ले जाओ। बहुत सारे होंगे ऐसे, डेफिनेटली। लेकिन कुछ तो ऐसे हो सकते हैं ना कि जो 50% लेते होंगे। हो सकता है बहुत सारी ऐसी लैब्स हों जो 1 रुपया ना देती हों किसी को कमीशन, लेकिन कुछ तो लैब्स होंगी ना। कुछ तो हैं, होंगी नहीं हैं। मैं तो कह रहा हूँ हो सकता है। क्यों कह रहे हैं? आपको देखें, आपको जब पता है ना, आपको जब पता है तो फिर क्लियरली बोलें कि हाँ ऐसा है, ये चीज़ एग्जिस्ट करती है। आवाम समझती है। या जब एक डॉक्टर खुद लिख के देता है ना कि बेटा इस वाली लैब से करा के लाना टेस्ट, तो मरीज बोलता है सर मैंने तो लैब का नाम ही पहली बार सुना ये कहाँ है लैब? तो डॉक्टर साहब बताते हैं बड़ी बहुत ज़बरदस्त लैब है बेटा, टाइट है। फिर वो जाता है, मरीज बोलता है डॉक्टर साहब मैं गया था, लैब का दरवाज़ा खुला तो अंदर से बिल्ली निकल के गई। कह रहे नहीं बेटा समझा करो, ज़रूरी है वहीं से। तो आप समझे ना यार। तो लेकिन हमने तो अल्लाह का शुक्र है, हमने करोड़ों रुपए के तो अभी से फ्रीज़र उतार लिए हैं जो खून की ट्यूब को सेफ रखेंगे 7 दिन तक। जो डॉक्टर ज़रा सा भी हमारे साथ कुछ करेगा कि भाई लैब को नहीं मानते, हम उसको हाई कोर्ट बुला लेंगे, इंशाल्लाह केस करेंगे, ट्यूब भी ले आएंगे, लो भाई तुम करा लो जहाँ से दिल चाहे। ओके। अमेरिकन डॉक्टर्स की टीम से बात चल रही है, उनको अपॉइंट किया जाएगा, पूरा सिस्टम जर्मनी से मॉनिटर होगा और अमेरिका से जो प्लांट खरीदे गए। और क्या सिस्टम में आए देखें, आपका दिल खुश हो जाएगा। अभी अपने लोगों के लिए और क्या करें यार, जो कर सकते हैं। जिस माफिया से आप बोलो मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ, कौन के इलेक्ट्रिक से लड़ सकता था? नाउ यू सेड इट। कोई मसला नहीं, आप कोई लड़ सकता था? दैट्स गुड, अच्छी मैंने बात। स्टैंड लिया, हाँ, 6.5 लाख पोलों पर अर्थिंग कराई। और ये बहुत पुरानी बात है, 2019 की बात है। आप बताओ, मेरा कोई रिश्तेदार मरा था करंट लगने से? मेरा बाप, भाई, मेरे बच्चे, कोई मरा था? हर मरने वाले पे शदीद इतनी पानी के अंदर जाके उसकी मैयत निकाल के ले जाके MLO करवा के पर्चे कटवाए नहीं कटवाए? कितना बड़ा मसला था सफर भाई उस वक्त कि दर्जनों की तादाद में लोग मरते थे, लोग बारिश में मरते थे, बारिश हुई लोग मर गए। आपको अबे याद लोग है? मर गए। आप ऐसे नहीं मरते थे, ओके, ऐसे नहीं मरते थे यार। याद करो डिफेंस के वो 3 दोस्त, यार आ गया याद? यार बिल्कुल याद आ गया। वीडियोस याद आई कि वो बेचारा जैसे करंट स्लो होता था वो उठ के बैठते थे तीनों, फिर हिलते हुए बोलते थे बचाओ, फिर लेट जाते थे, फिर उठ के बैठते थे, लोगों को इशारा करते थे बचाओ, फिर गिर। ऐसे मरते हैं किसी शहर में नौजवान? याद आ गई उनकी वीडियो? ऑफ कोर्स। एक ऊपर वाले फ्लोर में रहता था, एक बीच वाले में, एक नीचे। मेरे ख्याल में ऊपर और नीचे वाली इकलौती औलादे थी। ऐसे मरते हैं। मैं तो बैठ गया था थाने में जाके। वसीम अख्तर साहब मेयर थे, वो भी आए थे। मैंने कहा पर्चा जब तक नहीं कटेगा मैं तो घर नहीं जाऊँगा। फिर उन्होंने बोला जी फला फला के नाम निकाल दें, कट जाएगा। मैंने कहा नहीं, कटवाए। मेरा खुदा की कसम, मैं उनमें से किसी एक फैमिली को भी नहीं जानता, ना मेरे रिश्तेदार थे, कभी ज़िंदगी में ना उनसे मिला था, ना उनका नाम सुना था। वो जो मलिर में जो मिठाई वालों की दुकान के बाहर बंदा काम करता था, जिसके 2 बच्चे और मोहल्ले के 2 बच्चे जो बेचारे करंट की वजह से उल्टे हो गए थे, इंतहाई गरीब फैमिलीज, मैं तो गया। तो बात ये कि हम तो माफियाज से लड़ रहे हैं, लेकिन ये माफियाज ऐसे ऐसे टूल यूज़ करती हैं कि अल-हफीज़ वाला मान आप चकरा के रह जाएंगे। आप बोलेंगे यार ये कौन सी कैंपेन आई है हमारे खिलाफ ये क्या हो रहा है? लेकिन ज़रा सा फिर देखें तो आपको समझ में आता है अच्छा। लेकिन तवक्कल तो अल्लाह भी तो एग्जिस्ट करता है ना, कि एक बहुत बड़ी पावर भी तो मेरे साथ है, मुझे मेरी नियत का पता है। नहीं, सबसे बड़ी पावर, सबसे बड़ी पावर, सबसे बड़ी पावर जो है यूनिवर्स, परवरदिगार आलम हमें गैब से सपोर्ट करता है। अल्हम्दुलिल्लाह। हम पे वो भी वक्त आया कि हमारे दस्तरखानों, शुरू की बात है, हमारे दस्तरखानों का बिल 80 लाख रुपये बन गया था। तो वो जिससे खाना बनवा रहे थे वो आ गया, उसने बोला भाई लाओ, जो मेरे पास गाड़ी थी, कहने किसकी चाबी दो। और उसने ये हरकत भी उस वक्त की जब मेहमान बैठे हुए थे। उसने कहा इसके जो 12-14 लाख होंगे वो कटेंगे, बाकी पैसे कल रात तक दे देना, नहीं तो आगे सबको बताता हूँ। हम भी परेशान, ये कौन सा रवैया, अच्छा खासा साइकिल चल रहा है, हम इसको बिल दे रहे होते हैं, खाना चल रहा होता है, यतीम बच्चियों की शादियाँ आ रही हैं, गरीबों की आ रही हैं, दस्तरखानों पे पक के जा रहा है। उस वक्त हमारे अपने किचन नहीं होते थे दस्तरखानों पे। आप यकीन करें, पूरी रात बैठ के पूरे ऑफिस में लड़के, सब छोटी एज के लड़के हैं, सब ने दुआएं की हैं। जितने पैसे चाहिए थे अगले दिन उतने ही पैसे अकाउंट में पड़े हुए थे।
खुदा बड़ी गैब से मदद करता है। खुदा का शुक्र है आज तक किसी मुल्क की एम्बेसी पे जाके नहीं खड़े हुए, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। यही पाकिस्तानी और क्या सपोर्ट करते हैं यार। मैंने कराची शुरू वाले से अपना एक वतीरा बनाया हुआ है। मैं कहता हूँ ये आज की सहरी इस आदमी की तरफ से, आज की सहरी इस सेठ की तरफ से, कल की सहरी इनकी तरफ से, अफ्तार इनकी तरफ से। ये डायलिसिस मशीन इन्होंने अपनी मरहूम वालदा की तरफ से दी है, ये डायलिसिस मशीन इन्होंने अपने भाई की तरफ से दी है, बाकी 3 मशीनें इन कंपनी ने अपनी जानिब से दी है। आरओ प्लांट इन्होंने दिया है, जनरेटर इन्होंने दिया है, या पूरे डायलिसिस सेंटर का पैसा दानियाल साहब ने अपनी कंपनी की जानिब से, और उनके नाम भी लिख के लगाता हूँ। मैं करता हूँ सीधा सीधा काम। कोई मेरे पास आ जाए कि ये पैसा है इस मुल्क से आएगा, यूं आएगा, हम आपको इतना दे देंगे, आप हमें इतना दे दिएगा, मैं कहता हूँ वो रहा दरवाजा, आउट। अरे पहली बार तो एक इस किस्म का इदारा बन रहा है जिसपे पूरा पाकिस्तान भरोसा कर रहा है। तो मुझे आगे लाइनें सिखा रहा हूँ, निकल लो। सही बात है। हमें क्या पड़ी हुई किसी की लाइन लेने की यार, सीधा सीधा काम। जरूर भाई, इस वक्त सिचुएशन क्या है, मुझे ज़रा थोड़ा सा और ज़्यादा खुल के बताएं, क्योंकि लास्ट टाइम जब आए थे यार, अब हमारी कितनी मुलाकातें हुई हैं, जब भी हम मुलाकात करते हैं वर्स्ट वर्स्ट वर्स्ट। आपको याद है कोविड के अंदर हमारी मुलाकात हुई थी, उसके अंदर आप बता रहे थे कि कितने मसले चल रहे हैं। अब आप कोविड को इस टाइम से कंपेयर करते हैं, आप बोलते हैं यार वो तो टाइम दिस इज वेरी सैड। आज कौन सी रमज़ान है? आज जो है आई थिंक 12वां या 13वां रोज़ा था, 12वां रोज़ा था शायद। ठीक है, फेडरल बी एरिया, लियाकताबाद या जो हमारे जैसे एरियाज़ हैं मिडिल क्लास फैमिलीज के, मिडिल क्लास, अब तक किसी के यहाँ अफ्तार पार्टी में जाना हुआ इन 10-12 दिनों में, रोज़ा कुशाई में? गुड पॉइंट। अच्छा, आप नाज़िमाबाद में रहते हो। हाँ, आज से 3 साल 2 साल पहले तक जिस स्पीड से लोगों के घरों से अफ्तार आता था डेली, ओह इस बार किसी एक के घर से भी आया? नहीं, अभी तो नहीं आया, अभी तक नहीं आया। वो मंजर याद है कि घंटी बजा रहा है बच्चा, आंटी वो बर्तन दे दें, धोइएगा नहीं, हमें आगे भी देना है, टाइम नहीं लगाएं, जल्दी से दे दें। ऐसे होता था, यही आवाज़ें होती थी ना। इस बार ही मनाजिर कहाँ है भाई? लोग मर गए, और ऐसा मरे कि जैसे बच्चा हल्के से अम्मी के कान में बोलता है ना कि मम्मा सब ईद की शॉपिंग करने जा रहे हैं, तो बाप अगले कमरे में जाके अपना मुंह पीट पीट कर रोता है कि कितना भरोसा करेगी मेरी बीवी मुझ पे। मैं भी फिर बोलूँगा बेगम ये सारे पैसे तो तनख्वाह किराए उसमें ख़त्म हो गए, इनको कपड़े कैसे दिलाएंगे? चलो मैं जाता हूँ बड़े भाई के घर। अब बड़े भाई के घर गए, बड़े भाई को पता था छोटा भाई जो आया पैसे मांगने। बड़े भाई ने पहले ही अपने मामलात बता दिए, अरे बड़ा नुकसान हो गया, यूँ हो गया, वो हो गया, इनकी दवाई। अब किधर जाए? इंतहाई भारी पाँव उठा के जाके किसी दोस्त के दरवाजे पे खड़े हुआ, यार देना ज़रा 5 दिन के लिए, यार सिर्फ 3,000 रुपये देना 5 दिन के लिए, 5 दिन के लिए। उसने बोला यार आप भूल रहे हो ज़फ़र भाई, अभी आप 1 महीने पहले 3,000 रुपये लेके गए थे 2 दिन का बोल के। आप किस मुंह से घर के अंदर आएगा बताओ? और ये मैं तुम्हें लाखों घरों का मसला बता रहा हूँ इस वक्त। सोचो तो कितनी तनख्वाह, बिलफर्ज एक मुलाजिम हो तुम, 50,000 रुपये तुम्हारी सैलरी है। ज़्यादा, बहुत ज़्यादा बता दिया आपने। मैं बोल रहा हूँ 50,000 रुपये तुम्हारी तनख्वाह है। ओके, पेन उठाओ, लिखो 25,000 रुपये फ्लैट का रेंट है। यस, लिखो भाई, अभी लिखता हूँ। 25,000 घर का रेंट है। ओके, 10,000 के इलेक्ट्रिक को दे दो, नहीं दोगे तो पता है पहले महीने ही काट के चले जाएंगे। 5,000 गैस और मेंटेनेंस वगैरह फ्लैट की लिख लो। कितने हो गए भैया? 40, ये हो गए 40,000 रुपये। 40,000 रुपये हो गए। बच्चों की फ़ीस लगा लो, इंतहाई सड़े हुए स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, 2,500 रुपये फ़ीस लगा लो, 45,000। 45 हो गए। सिंगल बस से जाते हो ऑफिस, किससे जाते हो? सिंगल बस। डबल बस नहीं है, अगर डबल बस करोगे तो किराया बढ़ जाएगा। 80 रुपये जाने का, 80 रुपये आने का, 25 दिन का कितना हो गया भाई? मतलब 160 मल्टीप्लाई हुआ 25 कर लो भाई, तकरीबन 4,000 साढ़े 4,200 समथिंग हो गया। या निकल गया, पैसा ख़त्म हो गया, आगे ख़त्म हो गया। हाँ, खाना तो आया नहीं अभी तक। तो बच्चे जो घर में भूखे बैठे हैं, वो फ़कीर के बच्चे थे, वो एक इंजीनियर के बच्चे हैं, वो एक बैंकर के बच्चे हैं, वो एक MBA पास मास्टर्स के बच्चे हैं, वो भिखारी की औलाद नहीं है जिनको घर में घुसते बोलोगे जाओ बेटा भीख मांगो, तुम फला जगह चले जाओ, तुम फला मोहल्ले में चले जाओ, फला मोहल्ले में चले जाओ, आ जाओ। इसमें सब्जी नहीं है, गोश्त नहीं है, चिकन नहीं है, इसके अंदर इसमें माँ की दवाई नहीं है, इसमें बच्चों का चेकअप नहीं है। बीवी अगर बोले ना कि बेटे को बुखार हो गया 102 103, तो आप लेके नहीं जा सकते दिखाने, क्योंकि आपकी तनख्वाह में 1 रुपया भी नहीं बचा है। लाओ बेगम, मैं तुम्हें वादा करता हूँ चेन दिला दूंगा सोने की, इसको बेचते हैं। तो पता है बीवी क्या बोलेगी? आपने मेरे बुंदे पहले बेच दिए थे,
उसके बाद आपने मेरा कड़ा बेच दिया था, मैंने चेन अम्मी के पास रखवा दी अपने घर। इंतहा है, वो बेगम फोन कर देगी अपनी माँ को कि अम्मी लाएं दे दें चेन, जरा कहीं जाना है तकरीब में, तो उसकी माँ भी बोलेगी हंसते हुए मुझे पता है बेचने ही जा रहे हो, मुझे तुम्हारे हालात पता है। ये सच्चाई है। नहीं तो आप मुझे बता दो, ये जो 50,000 खत्म हो गए, अब महीने का राशन, वो जो 300 का 10 किलो आटा था वो हो गया है 1900 का, वो जो तेल 160 रुपये लीटर 130 रुपये लीटर था वो हो गया 650 रुपये लीटर। अब सीधी सीधी बात है, सारी चीज़ें आप छोड़ दो, ख़ानदान में कोई मरेगा तो जाओगे नहीं जाओगे? ख़ानदान में कोई बीमार होगा तो जाओगे कि नहीं जाओगे? कैसे झूठ बोलोगे? बीमार से मिलने आए, अरे तुम्हारे यहाँ आ रहे थे जल्दी में फल लेना भूल गए, तो अटेंडेंट खुद बोलेगा अरे हमें मालूम है यार आप कहाँ से 600 रुपये दर्जन किलो खरीदोगे, बस आप आ गए बहुत है। ये सब क्या हो रही है? नफ्स की जिल्लत हो रही है। क्यों हमारे लोगों को इतना जलील किया जा रहा है? क्यों इतना मजबूर किया जा रहा है? बेटी अगर आगे बाप से बोलेगी ना कि पापा मुझे 2 पीरियड में मिस ने क्लास से बाहर खड़ा रखा है, सब स्टूडेंट्स पूछ रहे थे क्यों तुम्हें बाहर क्यों खड़ा किया, तुम्हें क्यों बाहर खड़ा किया? मैंने किसी को नहीं बताया पापा, सही किया ना? तो बाप बोलेगा आज भी खड़ा रखा। जफर भाई फील बड़ी खतरनाक होती है, मैं कर चुका हूँ फील, बचपन में हुआ ना आपके साथ भी है? बहुत बार हुआ है। मैंने उस दिन 7th क्लास एग्जैक्टली, तो ये होता था। अच्छा एक पॉइंट ये भी होता है ना कि आपको इतनी इतनी अकल नहीं होती, तो मुझे पता नहीं था कि मैं बाहर क्यों खड़ा हूँ। मैम मुझे खड़ा, मतलब वो आती थी जो प्रिंसिपल होती हैं, वो कहती थी चलो ये 3 बच्चे उठाए, और हर महीने 3 बच्चे खड़े हुए बाहर खड़े हुए, बस क्यों? और मैं घर आकर बताता था, ये घर आकर बाप के लिए कितनी बड़ी क़यामत है, कितनी बड़ी क़यामत है। मेरे सारे दोस्त अंदर बैठे हुए होते हैं, और ये मेरे लिए नॉर्मल था। ये आपके लिए नॉर्मल था, उस बाप पे क्या गुजरेगी कि मेरे बच्चे की फीस 3 दिन लेट हो गई, 4 दिन तो उसको क्लास के बाहर खड़ा किया जा रहा है। नॉर्मल इन सेंस कि मैं ये ह्यूमिलिएशन फील करता था। एज नहीं थी ना उस वक्त आपकी। लेकिन यार जफर भाई मैं फील बाप करता था से तो पूछो। हाँ ये तो है। मैं यार मेरा बच्चा मुझसे आके बोलेगा, मैं तो सोचता हूँ मुझे तो उसी वक्त हार्ट अटैक हो जाएगा यार, कि यार मैं नहीं कमा पा रहा, मेरा बच्चा क्लास के बाहर खड़ा हुआ है, सब उसको देखते हुए जा रहे हैं। यार कितनी बड़ी क़यामत है। ये मेरे लोगों के साथ हो रहा है इस वक्त, लाखों खानदानों में हो रहा है पाकिस्तान के। क्या करे बाप, तड़प के रह जाता होगा कि यार जो जितना मेहनत कर सकता हूँ। यार देखो प्राइवेट कंपनी वाले ओवर टाइम करा रहे हैं लोगों से, सुबह 9 बजे बुला रहे हैं, शाम 6 बजे छुट्टी नहीं दे रहे, 8 बजे दे रहे हैं। लोग 8 बजे दूसरी जॉबें ढूंढ रहे हैं, नहीं मिल रही, और अगर कहीं कर रहे हैं, यकीन करोगे कि रात 9 से रात 1 तक अगर किसी क्लिनिक पे कंपाउंडर की भी जॉब कर रहे हैं, पता है क्या पैसे मिल रहे हैं? 3,000 रुपये महीने के। 3,000 रुपये के लिए अपने बच्चों से दूर, अपनी फैमिली से दूर, और हर एक की नरम गरम बातें सुन रहे हैं कि भाई फटावा नोट है मैं नहीं लूंगा, तू कैसे नहीं लेगा, तेरा डॉक्टर ने बोला है। तो आपसे तू पे आ गए लोग। तो यार क्या हालात है लोगों के, यार मैं क्या क्या बताऊं आपको। इन हालात का सुनकर मेरे दिमाग में एक चीज़ है, आई थिंक आप लोग आईटी के लिए कुछ कर रहे थे या कर रहे हैं। हमने कर दिया, हमने फ्री आईटी सिटी बना दिया। वो भी एक माफिया से जंग है। कहाँ पर? 5 स्टार चौरंगी पे। क्या है वो? देखें जो ई कॉमर्स के कोर्सेज मार्केट में 1-1.5 लाख रुपए के हो रहे थे, लोग कर रहे थे बेचारे। अब बात ये, वो 1-1.5 लाख का कोर्स करने के बाद आप दराज, ईबे, अमेजोन इस पे जाके सीखते हो, परचेजिंग करते हो, अपने मुख्तलिफ बिजनेस करते हो, उससे आप कमाते हो पैसे। हमने क्या किया, हमने आईटी सिटी बना के वो सारे कोर्सेज कर दिए फ्री, और हमने बोला भाई सब फ्री में होगा, और जो फॉर्म भरेगा उसका एडमिशन। अब मैं आपका टेस्ट लूँ कि दानियाल साहब मैं अमेजोन में आपका टेस्ट लेना चाह रहा हूँ। अरे आपको पता ही नहीं अमेजोन, तो आप क्या टेस्ट दोगे? हमने टेस्ट रखा ही नहीं। 3.25 लाख लोगों ने फॉर्म भरा, 3.25 लाख को एडमिशन दे दिया। हर 2 महीने में 10,500 बच्चे पढ़ के निकल रहे। 10,500 बच्चों की 1 लाख रुपए के हिसाब से अगर से फीस काउंट की जाए तो 1 महीने की 2 महीने की फीस बनती है 1 अरब रुपए। हम 1 रुपया नहीं ले रहे। वही टीचर पढ़ा रहे हैं जो तुम्हें वहाँ पढ़ाते थे, जिनको तुम्हें 1 लाख देते थे। जाओ घर बैठे 10, 20, $50 स्टार्टिंग में, फिर 200, 400, 600, $1,000 कमाओ और अपनी फैमिली को अपने पाँव पे खड़ा करो। अच्छा इसमें अपवर्क का काम सिखाया जा रहा है, फॉर एग्जांपल वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक अगर नहीं सिखाया जा रहा है तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप ये तो JDC 2010 से सिखा रही है। वेब डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, ये तमाम कोर्सेज तो हम, वीडियो एडिटिंग, सब करीमाबाद वाला सेंटर हमारा, सोराबकोट वाला सेंटर हमारा, इस वाले सेंटर में भी सिखाया जा रहा है आईटी सिटी में। अब तो हम आगे की बात कर रहे हैं कि तू पैसे कैसे कमाएगा। बहुत हो गया ना यार, बहन की शादी कैसे करेगा? ये जिसको 1 रुपया भी नहीं बच रहा 50,000 में, क्या इसकी बहन की शादी नहीं होनी? अच्छा बहन सवाल भी नहीं करेगी कि भाई मैं आप हर रिश्ता मना कर देते हो क्यों? पूछेगी ना भाई ये मेरा पहला सफ़ेद बाल आ गया, अब तो रिश्ते भी नहीं आ रहे, अब तो जो रिश्ता आ रहा है शादीशुदा मर्द का आ रहा है, उसके 2 बच्चे भी हैं,
बीवी चली गई, तलाक हो गई, मर गई, वो पालूंगी। मेरे साथ क्यों हो रहा है ऐसा? यार हर घर की अलग मुसीबत है। किसी के घर में 2 मरीज हैं, किसी के घर में 1 मरीज है, किसी के घर में सीपी चाइल्ड है, किसी का बच्चा माजूर है। इतनी इतनी मुसीबतें, तनख्वाह ये रही, कैसे जिंदा रहेंगे लोग यार? कोई सुनना ही नहीं चाह रहा हमारी बात। ज़्यादा करो तो माफियाज उकसा देती हैं, कैंपेनें चलाओ, इनकी कमर तोड़ दो, इन पे हमले करो, इनके बंदे मार दो। 4 एम्बुलेंस ड्राइवर मारे मेरे 2012 और 13 में, 2 एजुकेशन हेड मारे। मैं उसके बाद भी खड़ा हूँ, रोडों पे मौजूद हूँ, काम भी कर रहा हूँ। अभी बीच में 2 रेंजर्स वाले मिले हुए थे, पुलिस वाले मिले हुए हैं, गार्ड मिले हुए हैं। अबे कैसे घूमे? क्यों? क्योंकि इंतहा पसंद मार देंगे। वो कह रहे हैं मोहब्बत का बयानिया क्यों दे रहा है, ये सबको एक करने की बात क्यों कर रहा है? अलग अलग, सब अलग, एक तो पॉसिबल ही नहीं है, आप एक देखो तो ना, होना ही नहीं चाहिए। यार कोविड में कैसा काम किया था हमने? बहुत। डेली 35,000 बोरे राशन, फ्री अस्पताल हुनैर खानी की ज़मीन पे, एक्सपो सेंटर में जितने मरीज आएंगे 2.25 साल तक खाना। हल्का काम तो नहीं था। नहीं, हमें तो किसी ने थैंक्स का लेटर भी नहीं दिया, तो हमें तो फिर ये काम छोड़ देना चाहिए था। अवार्ड की तो बात ही नहीं कर रहा, किसी थैंक्स का लेटर भी नहीं दिया किसी ने। इस सैलाब में आ जाओ, किया है किसी ने हमसे बड़ा काम? जिसने मांगा लाखों बोरे दिए हैं, 50,000 बोरे, 50,000 बोरे, 50,000 बोरे, 1 लाख मच्छरदानी, 2 लाख मच्छरदानी, इतने खैमे। और जो डेली खुद से निकाल रहे थे ट्रक, 400 ट्रक रेडी फूड के, वो अलग थे जो SSU के साथ भेज रहे थे। तो भाई हम तो काम कर रहे हैं, हमने कब मांगा आपसे कोई अवार्ड? हमने कब आपसे थैंक्स का लेटर मांगा? हमारे आटे पे तो नहीं लिखा हुआ कि फला ज़बान वाले को मिलेगा, फला मसलक वाले को मिलेगा। हमारे चीनी के दाने पे भी नहीं लिखा हुआ, ना हमारे दाल के दाने पे लिखा हुआ है, ना हमारे तेल के कतरों पे लिखा हुआ है। हम तो खुला काम कर रहे हैं। आपको नहीं पसंद आ रहा, आप मार दीजिएगा, आप मार देंगे, दूसरा दफ़ा अब्बास आ जाएगा। हम तो ईदी साहब की लाइन पे चल रहे हैं। क्या बात है, हम किसी से नहीं पूछेंगे। खूबसूरत बात की आपने। औरत आई चल के, मेरा शौहर मर गया 4 दिन पहले, मैं इद्दत से उठ के आई हूं, ये मेरे 3 बच्चे हैं, भूखे हैं। मेरे लिए इनफ है यार। क्या बहन तू बेवा है, तुझे घर से उठना पड़ा, हम शर्मिंदा है। और ये तेरे बच्चे यतीम हैं, ये ले राशन, 3 महीने का राशन ले, ये ले कैश, अपनी इद्दत भी पूरी कर, बच्चों की परवरिश भी कर, जा बहन। अभी मैं उससे पूछूं, नहीं बहन अपनी ज़बान बताए, अपना मसलक बताए, नहीं मैं नहीं पूछूंगा। सही बात है। आपको मेरी बात पसंद नहीं, आप मुझे मारते हैं। और ये जो आपने ईदी साहब वाली बात की, और ये बड़ी ज़बरदस्त आइडियोलॉजी है। और मैं बड़ा खुश होता हूँ इस तरह, और पुरुमीद भी होता हूँ इस तरह से देख के कि एक इंसान चला गया लेकिन अपने पीछे अपनी आइडियोलॉजी छोड़ गया। और इस शहर के अंदर हम उसका बूम देखते हैं, एंड देयर आर सो मेनी पीपल जो कि उस नज़रिए पर काम कर रहे हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? कि ईदी साहब के बारे में आपका क्या ओपिनियन है? बहुत अच्छा ओपिनियन है। हमारे घर में जब भी सदक़े का बकरा या कोई भी चीज़ दी जाती थी, मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है। हमारी नानी और हमारे जो नाना थे नीचे रहते थे, तो वो भाई लाओ भाई सदका निकालो, जाओ ईदी में देकर आओ बकरा, लाओ भाई गर्म कपड़े जो छोटे हो गए, जाओ दिया, ईदी में पूरी गठरी तैयार कर दी है। तो ऐसे चादर में सब कपड़े होते थे, गिठा लगी होती थी, वो उठाया रखा गाड़ी में, रक्षा में गया, ईदी दिया है। हमें तो नहीं जानना था ईदी साहब कौन है, ईदी साहब को क्या मामलात हैं, हम तो जानते थे इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। हमारे बड़े, हमने अपनी आंखों से देखा, ये लाइन होनी चाहिए, ये लाइन होनी चाहिए। यतीम से पूछे हैं पापा का जो इंतकाल हुआ बेटा वो कौन सी ज़बान बोलते थे, और दीगर सवाल यतीम से पूछे हैं, नहीं हम नहीं पूछे। बात ही ख़त्म। ज़बरदस्त यार, वो बंदा अपनी आइडियोलॉजी छोड़ गया, कितना बड़ा काम किया। क्या इल्ज़ाम नहीं लगे, माशाल्लाह से कैसे कैसे तंग नहीं किया वो। हाँ है, ये तो है, ट्रू। लेकिन हम ज़रा दूसरे नज़रिए की तरफ देखें, ज़रा खूबसूरती की तरफ देखें, पॉजिटिविटी की तरफ देखें, तो कितना बड़ा काम है और कितने सारे इस तरह की सोच के लोगों को छोड़ दिया है। तो आज मैं शहर में देखता हूँ, शहर कराची में जिस तरह से लोग काम कर रहे हैं, तो वो एक कल्चर जो बना हुआ है हमारे शहर का, रमज़ान हो या रमज़ान ना भी हो, तो इसमें ईदी साहब का एक बहुत बड़ा किरदार है, बहुत बड़ा किरदार है। ईदी साहब ही हैं, ईदी साहब ही का किरदार है, सिंपल वर्ड साहब ही हैं। पहले देखता हूँ, पहले ट्रैक बैक पाकिस्तान में फला की बात होगी, हाँ तो ईदी साहब ही होंगे। या बस फला का मतलब ईदी साहब। कैसी लाइन है, आज भी बता दो किसकी एम्बुलेंस है यहाँ से चमन तक चल रही है। और ईदी साहब से पहले देखो तो आपको कोई दिखेगा नहीं बड़ा नाम, लेकिन ईदी साहब के बाद नाम ही नाम है। सो दिस इज व्हिच मींस ईदी साहब ही है। नाम ऐसे हैं जिनको जितना खराज तहसीन पेश किया जाए वो कम है। डॉक्टर उत्फाव, यस। और एक शख्स जो भी जिंदा है, जो जिसको मैं कहता हूँ अगर नोबेल प्राइज मल्टीप्लाई बाय 1000 भी कर दिया जाए तो कम है, डॉक्टर अदीबुल हसन। डॉक्टर अदीब साहब, अदीब रिजवी साहब, क्यों जी, SIUT वाले। हाँ, क्यों?
एक केस आ जाए ना हमारे पास कि मेरे बेटे का ट्रांसप्लांट है, फला जगह हो रहा है प्राइवेट अस्पताल में, अच्छा कितने पैसे चाहिए, 55 लाख रुपए चाहिए, तो 55 लाख के लिए 55 डोनर को फ़ोन करना पड़ता है, उसको बताना पड़ता है देखो तुम्हारे बच्चों को तो अल्लाह ने सेहत दी है, गरीब का बच्चा है, चलो अच्छा 30,000 ले लो, अरे नहीं सर आपका 5 लाख तो कर दो, अच्छा 1 लाख ले लो, फिर अगले डोनर को फ़ोन करो। तो ऐसे 55 लाख रुपए के लाखों केस अदीबुल हसन निपटा चुके हैं फ्री में। पीटीवी पे ट्रांसमिशन आती थी अगर आपको याद हो, जिसमें रात 12 बजे एक सेलिब्रिटी बैठाई जाती थी जिसका 1 घंटे लाइव चलता था, तो एक दिन अदीबुल हसन साहब आ गए तो वो ट्रांसमिशन सुबह 9 बजे तक चली है, हर बंदा फ़ोन करके मर्द औरत रो रहा है, सिर्फ रो रहा है कि हम तो मरने वाले थे, हमारी माँ मरने वाली थी, बाप डायलिसिस करा करा के तंग आ गया था, बच्चा डायलिसिस, डॉक्टर साहब आपका शुक्रिया आपने फ्री में गुर्दे का ट्रांसप्लांट कर दिया, आज मेरा बच्चा माशाल्लाह फ्री में। जिनको नहीं पता ना वो SIUT के बाहर जाकर खड़े हुए हैं, ठीक है, और सिर्फ 5 मिनट में ना 4 लोगों से सवाल कर लें कि हाँ भाई तुम्हारा कैसा यहाँ पर सिस्टम चल रहा है। लोग मैं कह रहा दुआएं हूं, देते सिर्फ हैं, दुआएं करो लोग कि खुदा दुआएं- किसी को इस बीमारी में मुब्तला ना करे। ये तो है। जो मैं आज गली गली डायलिसिस सेंटर खोल रहा हूँ ना, मुझे पता है अबे SIUT पे तो सिंध बलूचिस्तान का पूरा लोड है ना, बहुत जो बेचारा बच्चा जिसको गुर्दे की प्रॉब्लम है, डायलिसिस होना है, जो अपने गांव से आया, अकेला आया 4 साल का बच्चा, अरे बाप भी साथ है माँ भी साथ है, घर में ताला लगा के आए, हर एक दिन बाद मशीन पे लेटना है। अगर होटल लेंगे तो 3,000 रुपए का होटल है पर डे, 90,000 होटल के देंगे तो दाल की प्लेट कितने की मिल रही है। इसीलिए तो अस्पतालों के बाहर मैंने फ्री सारे रेस्टोरेंट खोले हैं। तो बात ये भाई, ये तो वो लोग हैं जिनको ये कौम अगर सर पे बैठा के रखे तो भी कम है, बहुत कम है। कदर कर लो जिंदगी में, फिर बोल रहा हूँ कदर कर लो, ऐसा आदमी कदर कर लो जिंदगी में। हमारी तो फिर कोई बोल औकात नहीं, मैं तो कह रहा हूँ नहीं, जो नहीं, लोग हैं यार ये अगर किसी और मुल्क में होते ना, ये कहीं से गुजरते ट्रैफिक रुक जाता कि ईदी साहब गुजर रहे हैं, रुत फाओ गुजर रही हैं, कोड़ के मरीज जिनको अपने सगों ने घर से निकाल के फेंक दिया, इसकी उंगलियां झड़ झड़ के गिर रही हैं, आंख गिर गई, नाक गिर गई, कान गिर गए, उनको वो जर्मनी से आगे औरत यहाँ पर अपने सीने से लगा के रख रही, खिला रही है, पिला रही है, उनका इलाज कर रही है, और इसी मुल्क में अपनी आखिरी सांसें मिली। यस, अदीबुल हसन जिसने यही तुम्हारा दफन है। अरबों खरबों पता नहीं कितने 100 खरब का फ्री ट्रांसप्लांट कर दिया, जिसने तुम्हारा भाई कब दोगे खराज तहसीन? कब काफी सारे लोगों को पता भी नहीं है जफर भाई, अफसोस अगर की किसी बात को है। नहीं पता तो फिर बहुत सारे लोगों को नहीं पता, नहीं मुझे पता पता होगा है, भाई। एंड दैट्स रियली क्या सैड, बोलूं? अफसोस की बात है। क्यों? क्योंकि बताया नहीं, क्यों हुकूमत बात नहीं करती, कहीं टीवी पे बात नहीं की जाती, बहुत कम बात की जाती है, एंड दैट्स रियली यार वो सैड। एक धमाका हुआ 7 में, तो जी, जैसे ही ब्लास्ट की पहली खबर आई, मैंने लड़कों से बोला गाड़ी निकालो दौड़ो, ये छोटा ब्लास्ट नहीं होगा ना PMT ब्लास्ट होगा, चूंकि 7 में हुआ, क्योंकि हमें पता था अब्दुल्ला शाह गाजी पे इधर हर मज़ार पे हो रहा था। मैंने कहा यार ये क्या है यार, अरे भागो, हम उड़ाते उड़ाते गाड़ी हम पहुंच गए 3-3.5 घंटे में, अंधेरा गुप्ता, हम गए वहाँ, अब जिधर से पाँव गुजरे तो पाँव में बॉल टकराया, बॉलें घूमती हुई गुजर से उधर, बॉलें ही बॉलें। मैंने कहा मोबाइल की लाइट तो जलाओ, लाइट जलाई तो देखा बॉलों के साथ डोरी भी बंधी हुई है। मैंने कहा ये क्या है, करीब से जाके देखा, क्योंकि लोग बहुत गुजरे थे, मट्टी हो गई थी ना, नज़र नहीं आ रहा था, देखा इंसानी आँखें थी। इतना प्रेशर था बम का, उस ब्लास्ट की वेलोसिटी इतनी ज़्यादा थी, लोगों के बरखचे उड़ गए थे। मैंने वो इंसानी आज़ा लोगों के जमा किए, पेट, आँखें सब जमा करके मैंने वहाँ इंतजामिया के हवाले की, इंसानी आज़ा है, इनकी उर्मत है, देख लो, अगर शिनाख्तों से धो धा के। फिर किसी वजह से मुझे सुबह कराची पहुँचना था, मैं ये जो इतना हम कर सकते थे, जो काम अपने हाथों से करके आ गए। टीवी देखा, पता चला वो सारे इंसानी आज़ा किसी ने उठा के कहीं, और फिर वहाँ उनको कौन खा रहा था, क्या कर रहा था, मैं नहीं बता सकता अपने मुँह से। बड़ा दिल दुखा मेरा। एक चैनल ने मुझे ले लिया लाइव, तो कोई पुलिस के अफसर थे, कौन वो आ रहे थे उस वक्त, मैंने उस एंकर को रोक दिया, मैंने कहा तुम रुक जाओ, मैं बात करूँगा। मैंने कहा ये जो खुदकश हमलावर था, इसने आपके अंडर में आने वाला कोई 5 थाने तो क्रॉस किए होंगे, DSP के अंडर में आने वाले 2-4 थाने भी क्रॉस किए होंगे, SHO के थाने की हदूद में भी आया होगा, इतनी जगहों से गुजर के आ कैसे गया, कौन जिम्मेदार है? हम तो सीधी सीधी बात करते हैं, हमारे इतने बड़े सानियात हो जाते हैं, ना कोई इंक्वायरी होती है, ना कोई कमीशन बनता है, ना कोई बरतरफ होता है, ना कोई मुअत्तल होता है, ना कोई जवाबदेह होता है। अभी देखें ना, वो राशन की लाइन में लगी 16-18 औरतें जो हैं, मुख्तलिफ खबरें 11-12 टीवी पे चल रहा था, लेकिन अलग जो खबरें चल रही थी 16 की 18 की चल रही थी, मर गई। मैंने क्लियर बोला, मैंने कहा ज़िंदगी में सुना था 500 रुपये दर्जन कीनू, 1000 रुपये में 1.5 दर्जन लाशें, नहीं सुना था। अगर ये मर गए लोग, 1000 रुपये में 1.5, अगर ये मर गए लोग, अब भाई वहाँ किसने करंट छोड़ा, मेरा मसला नहीं है, इंक्वायरी करो। किसने उनके ऊपर डंडे बरसाए, वीडियो आई जिसमें औरत बोली डंडे बरसाए गए हमारे ऊपर सुबह से खड़ा रख के।
नाले की दीवार कैसे गिरी, कितनी औरतें नाले के नीचे आके मरी दीवार के, कितनी नाले के अंदर गिर के मरी, इन सब पे इंक्वायरी होनी चाहिए। क्या 18 कत्ल की FIR कटी या नहीं कटी? जो 1,000 रुपए की लाइन में उम्मे ऐमन 11 साल की बच्ची रोजेदार खड़ी हुई थी कि 1,000 रुपए मिलेगा तो घर जाकर अफ्तारी करेंगे, खाना खाएंगे, क्या वो 1,000 रुपए की लाइन में लगने वाली बच्ची की कब्र 50,000 की किसी ने पैसे दिए? 15,000 रुपए मैयत बस के किसी ने दिए? अगर मैयत रात 10 से सुबह जोहर की नमाज तक के लिए रखेंगे मुर्दा खाने में, उसके कौन देगा 5-10 हज़ार रुपए जिसके पास 1,000 ना हो? सही बात है। ये इन चीजों को कौन सोचेगा? उनके लिए ग्रांट का ऐलान आज तक क्यों नहीं हुआ? वो हमारे मुल्क के शहरी नहीं थे, वो हमारे बहन भाई नहीं थे। कोई अमीर मरेगा तो ग्रांट का ऐलान होगा कि मरने वालों को 10-10 लाख, उनके लिए क्यों नहीं? वो तो थे ही असल हकदार, फकीर थे, गरीब थे, बेचारे मुसीबत ज़दा लोग थे यार। आपकी वालदा लगेंगी लाइन में 1,000 रुपए की जाके, अगर कल कहीं बट रहा हो, वो भी यहाँ से 30 किलोमीटर दूर, 25 किलोमीटर दूर? इसका मतलब कोई वजह है? लगेंगी नहीं लगेंगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरी वालदा भी नहीं लगेंगी। यानी वो इतने परेशान लोग थे बेचारे, बसें कर करके पहुंचे, किसी की मैयत लांडी गई, किसी की मैयत औरंगी टाउन गई। सोच रहा हूँ मैं यही। ठीक है, उनको किसी ने पूछा ही नहीं। मैंने रात में, वो यूनिटी फूड के ऑनर है फ़ारूक अमीन साहब, मैंने कहा सर मुझे कुछ सपोर्ट करें। कह रहे क्या हुआ? मैंने कहा इनको दफनाने के लिए सबकी फैमिली को 1-1 लाख रुपए देने हैं। कह रहे बेटा ये ले जा देते हैं। कल मैंने देखा उर्दू पॉइंट वाले ने इंटरव्यू डाला हुआ एक मरहूमा के घर में, तो उसके शौहर से पूछा कि आपने दफनाया कैसे? उसने बोला हम तो मैयत के साथ अब्बासी शहीद में बैठे थे, तो जफ़र साहब आए थे, वो देकर गए पैसे, तो उसी से दफनाया। मैं क्यों जाऊं? किसका काम था? तो भाई ये है मामला, मुश्किलात हैं। हफ्तों लोग हाथ नहीं मिलाते किसी साने में काम करके आओ। नहीं यार तुमने तो वहाँ इंसानी आज़ा उठाए हुए थे, तुम मैयतों को। मैं देखता हूँ लोगों के चेहरे के, पागल तो नहीं हो गए? 10 मिनट बाद अगर तुम्हारे भी जान निकल जाए तो क्या तुम्हें छूना गुनाह बन जाएगा? एम्पैथी नहीं है ना हमारे अंदर वो फील नहीं है। हम दूसरे के लिए फील नहीं कर पाते। हम सिर्फ अपने ही जानने वालों के लिए फील कर पाते हैं। जब हम ये दिमाग में बिठाएंगे कि अगर वो जिस तरह से लगी हुई थी लाइन में औरतें, ठीक है, और जिस तरह से वो छीना झपटी चल रही थी, स्टैम्पेड हुआ, तो हाँ यार तुमने ये क्या कर रहे हैं, गरीब हैं, जाहिल हैं, इनको तमीज़ नहीं है, शोर शराबा कर रहे हैं, ओके, बट उसकी वजह क्या थी ये भी तो देखो। क्यों कर रहे थे वो? आपने बात अच्छी की कि यार तुम्हारी अम्मी करती हैं, तुम्हारी अम्मी करेंगी इस तरह से? नहीं करेंगी, नहीं करेंगी, तो वो क्यों कर रहे थे? ये ऐसे भी नहीं है, मैं तुम्हें समझाता हूँ। हम आप घर में भूखे, सही है, हमारी माँ को किसी उनकी दोस्त ने बताया फला जगह 1,000 रुपये मिलेगा। अब देखो हम भूखे हैं, घर में खाना नहीं है, हमारी माँ के कदम कैसे उठेंगे सोचो उस जगह तक पहुँचने के लिए। एक एक कदम कितना भारी होगा। फिर वहाँ पहुँच भी गई तो वो लाइन देख के कितनी मायूसी होगी, अरे इतने लोग खड़े, पता नहीं नंबर आएगा कि नहीं आएगा। फिर जो वो बातें मैंने सुनी कि वहाँ डंडे भी बरसाए गए, क्या कुछ हुआ पता नहीं, सच झूठ के, मैंने वीडियो में सुना, औरतें बोल रही यार ये सब झेलने के बाद हमारी माँ रात में घर वापसी आ रही हो और 1 रुपया भी ना मिला हो। अब जितने भारी कदम से गई थी, वापसी में कदम कितने कम हल्के हो जाएंगे और ज़्यादा भारी हो जाएंगे? और ज़्यादा भारी यार क्या क्या चीज़ें झेलने हमारे लोग यार। मैं तो कहता हूँ अपने ऊपर रख के सोचो यार, अल्लाह ने आपको दिया है यार, अपना कोई प्रोग्राम सादा कर लो यार, वो पैसा खानदान के गरीबों को दे दो। ज़रूरी जब तक तुम्हारे आगे हाथ ना फैलाए, तुम्हें किसी की खुदकुशी की खबर ना सुने, तुम्हें रहम नहीं आएगा। कर लो रहम यार। लोग मुश्किल में, बहुत मुश्किल में, पाकिस्तानी मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास आवाम बहुत मुश्किल में। अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे और ज़्यादा, अल्लाह ताला JDC को भी बहुत हिम्मत दे। और बेसिकली आप लोग तो इस वक्त इस रमज़ान डिमांड नहीं कर रहे डोनेशन की, मैं तो हैरान हूँ ये देखकर यार। हम तो बस अब हमने तो 10 रमज़ान के बाद से लोगों से अपीलें करना शुरू की हैं वही, क्योंकि हम तो उससे पहले कैंपेन में लगे हुए थे। फलों की कैंपेन। लेकिन ये कि जितने भी लोग देख रहे हैं, मेरी आपसे दरख्वास्त है, जिस फलाही तंजीम को आप समझ आती है आपको या पसंद करते हैं, इंक्लूडिंग JDC एज़ वेल, मैं तो JDC के लिए बात करूंगा इस वक्त इस पॉडकास्ट में, लाजमी सपोर्ट करें। 10 रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपये, 10,000 रुपये, एक रुपया जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त, क्योंकि यही सपोर्ट सिस्टम है। हमारा रियासत काम नहीं कर रही, ठीक है, तो इस शहर को चलाने के लिए, इस पूरे मुल्क को चलाने के लिए, यहाँ की मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास को खाना देने के लिए, ठीक है, उनको ज़िंदा रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तंजीम है। ऐसा ही है, बिल्कुल सच है। और जो भी नहीं 1 रुपया भी दें, लेकिन हर महीने दें भाई। जिनकी हम स्कूल की फीसें भर रहे हैं हर महीने भर रहे हैं, जिन IT के टीचरों 10,000 बच्चों के टीचरों की तनख्वाहें दे रहे हैं हर महीने दे रहे हैं,
गुर्दे के मरीजों के डायलिसिस के डॉक्टरों की तनख्वाहें हर महीने दे रहे हैं, पैरामेडिकल स्टाफ की तनख्वाह हर महीने दे रहे हैं, बिल्डिंगों के रेंट हर महीने दे रहे हैं, पेट्रोल डीजल हर महीने दे रहे हैं, मुर्दा खाना जो बन रहा है दुनिया का सबसे बड़ा, उसका बिजली का बिल ही सिर्फ लाखों रुपए आएगा। ये जो लैब बन रही है इसका बिल लाखों रुपए आएगा, करोड़ों रुपए। जो वहाँ लैब के टेस्ट होंगे फ्री में, उसकी किटों के पैसे तो हमें देने हैं। तो अगर लोग सपोर्ट करेंगे तो मुमकिन होगा, वरना कैसे मुमकिन होगा। सही बात है। इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी आपसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम।